अमित टैक्सी ड्राइवर था। वह टैक्सी भी उसे अपनी माँ की दुआओं की वजह से मिली थी। उसके बाप का देहांत तब हुआ था जब वह बहुत छोटा था। उसकी माँ ने ही मेहनत मजदूरी करके उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जैसे ही अमित ने होश संभाला उसने मजदूरी शुरू कर दी थी। बस अड्डे पर सुबह सवेरे ही जाकर खड़ा हो जाता। लोगों का भारी सामान उतारने में उनकी मदद करता तो लोग उसे पैसे पकड़ा देते। उसने कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझा था। उसे जो भी काम मिलता वह खुशी से करने लगता। रात तक वह इतने पैसे कमा लेता कि दोनों माँ बेटा सुकून से रोटी खा लेते। लेकिन एक बार अमित को एक बड़ा पर्स गिरा मिला, जिसके अंदर अच्छी खासी रकम थी। ये देखकर वह बड़ा खुश हुआ। घर आया तो अपनी माँ से कहने लगा कि भगवान ने हमारी सुन ली, भगवान की तरफ से मदद आई है। माँ ने पूछा कि ऐसा भी क्या हो गया? तो उसने पर्स अपनी माँ के हाथ में रख दिया। कहने लगा, इसमें 1 लाख रुपए है और वह मुझे जमीन पर पड़ा मिला था। उसकी माँ कहने लगी कि इस पर हमारा कोई हक नहीं है, जहां से मिला है। तुम वहीं जाकर इस बात का ऐलान कर दो कि तुम्हें यहां से कीमती चीज मिली है, जो इसकी निशानी बता देगा वह यह ले जाए। हो सकता है कोई जरूरतमंद हो, बेचारे की सारी जमा पूंजी इसी पर्स में हो। अपनी माँ की बात सुनकर अमित उसी जगह पर चला गया जहां से उसे पर्स मिला था। उसने वहां पर सबके सामने यह कहा कि मुझे यहां से कीमती चीज मिली है, लेकिन जो भी मुझे उसकी निशानी बता देगा तो मैं उसको दे दूंगा। और ऐसा उसने कुछ महीनों तक किया था, लेकिन उसे पर्स का कोई मालिक उसके पास नहीं पहुंचा था। फिर उसने जब ये बात एक पंडित जी के सामने की तो उन्होंने कहा कि अब उस पर तुम्हारा हक है। अमित ने उन्हीं पैसों से एक पुरानी सी टैक्सी ली और अपनी रोजी रोटी का सिलसिला चलाने लगा। वह बहुत ईमानदारी से मुसाफिरों से पैसा लेता था। उसकी माँ ने हमेशा उसे ईमानदारी से कमाई करने की सलाह दी थी। लेकिन एक हादसा उसकी जिंदगी में ऐसा पेश आया कि उसकी जिंदगी ही बदल कर रह गई। वह टैक्सी चला रहा था। गाड़ी में जो आखिरी मुसाफिर रात को बैठा, उसकी मंजिल से शहर से काफी दूर थी। सुनसान रास्ता था, इसलिए उसकी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते अमित को रात के 12 बज गए थे। वापसी में उसने गाड़ी की स्पीड काफी तेज कर दी थी कि जब दो लड़कों ने उसे इशारे से रोका, जहां वह काफी थक चुका था और नींद से भी आंखें भर रही थीं, उसने सोचा कि वह मुसाफिरों से कह देगा कि अब वह किसी को भी अपनी गाड़ी में नहीं बिठाए। जैसे ही गाड़ी उसने उन दोनों लड़कों के सामने खड़ी की, तो वह बदहवास और परेशान लग रहे थे। अमित से कहने लगे कि हमें एक जगह छोड़ दो, हमारा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। अमित ने कहा कि रात के 12 बजकर 30 मिनट बज रहे हैं और मुझे अपने घर जाना है। वह लड़के कहने लगे कि हम तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे, लेकिन इस वक्त तुम्हारे अलावा हमें यहाँ पर कोई भी टैक्सी नजर नहीं आ रही और हमारा आज वहां पर पहुंचना बहुत जरूरी है। अमित ने गहरी सांस ली और कहा कि चलो, आप बैठो। हैरत का झटका। अमित को उस समय लगा जब उसने उन लड़कों के हाथों में एक ऐसी चीज देखी कि उसके होश उड़ गए। खैर, उसने कुछ नहीं कहा। वह अभी उन लड़कों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने ही जा रहा था कि रास्ते में लड़कों ने गाड़ी रुकवा ली। कहने लगे कि कुछ देर के लिए यहां गाड़ी रोको, हम बस अभी आते हैं। वह अपने हाथ में पड़े औजारों को उसकी टैक्सी में ही छोड़कर चले गए। अमित बहुत परेशान था। सोच रहा था कि नहीं जाने ये कौन लोग हैं। अभी वह यही सोच रहा था कि वह दोनों लड़के वापस आए और उनके साथ 20 से 21 साल की लड़की थी, जिसे सोल डर रखी थी। चेहरे से काफी डरी लग रही थी। उन दोनों लड़कों ने उस लड़की को गुस्से से देखा और कहने लगे कि बैठो गाड़ी में। वह बेचारी खामोशी से टैक्सी में बैठ गई। एक लड़का उसकी दाईं तरफ बैठ गया और दूसरा बाईं तरफ अमित अपने फ्रंट शीशे से पीछे की तरफ भी बार बार देख रहा था। वह लड़की सिसकियों से रो रही थी। अमित को गड़बड़ का एहसास हुआ था, क्योंकि जो औजार नौजवानों के पास थे वह चाकू, रस्सी और फावड़े थे। फिर जब वह लड़की सिसकियों से रोती और उसकी सिसकियां तेज होती, तो वह दोनों लड़के उसे डराने धमकाने लगते। कहने लगते कि अपनी आवाज बंद करो, वरना यही तुम्हारा गला दबा देंगे, तुम्हें मार डालेंगे। ये लड़की बार बार कह रही थी कि मैं बेकसूर हूं, लेकिन वह दोनों लड़के उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। अमित ने सोच लिया था कि उसको अब क्या करना है, लेकिन वह नहीं जानता था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे कम कर दी और एकदम झटके से गाड़ी रोक दी। वह दोनों लड़के उससे पूछने लगे कि तुमने गाड़ी क्यों रोक दी है। वह कहने लगा कि देखता हूं क्या मसला है। वैसे भी मेरी गाड़ी काफी पुरानी है, आए दिन मैं इस पर पैसे लगाकर थक गया हूं।
अक्सर आधे रास्ते में ही रुक जाती है। वह गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी का बोनट खोलकर उसे चेक करने लगा। कुछ देर इधर-उधर की चीजों को हिलाने के बाद वह वापस आया और टैक्सी में बैठकर कहने लगा कि मेरी गाड़ी धक्के से स्टार्ट होगी। अगर आपको तकलीफ ना हो तो जरा धक्का लगा दें ताकि यह स्टार्ट हो और मैं आपको मंजिल तक पहुंचाकर अपने घर जाऊं। वह दोनों लड़के टैक्सी से नीचे उतर गए। वह लड़की अभी भी रोए जा रही थी। वह दोनों लड़के उसकी टैक्सी को धक्का लगाने लगे। अमित ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की तो वह स्टार्ट हो गई। इसके बाद उसने तेज स्पीड से गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। वह दोनों लड़के पीछे से चीखने चिल्लाने लगे कि तुम ये गाड़ी क्यों भगाकर लेकर जा रहे हो। लेकिन अमित ने एक भी नहीं सुनी। वह तेज स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। वह सड़क वैसे भी सुनसान थी, इसलिए वहां पर दूसरी कोई गाड़ी इस वक्त नहीं चल रही थी जो कि अमित की टैक्सी का पीछा करती। वह दोनों लड़के किसी और गाड़ी या टैक्सी में बैठकर उसके पीछे नहीं आ सकते थे। वह लड़की यह सब देखकर पहले तो चुप हो गई, लेकिन फिर घबरा सी गई। कहने लगी, तुमने गाड़ी तेज क्यों चलाई है? भगवान के लिए मेरे साथ कुछ भी बुरा ना करना। अमित ने उस लड़की को कोई भी जवाब नहीं दिया। वह लड़की रोए जा रही थी। बार बार यही कह रही थी कि देखो, मैं बहुत अच्छे घराने की लड़की हूं, मेरे साथ कुछ भी बुरा मत करना। अमित ने गाड़ी सीधी अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी कर दी और उस लड़की से कहने लगा कि गाड़ी से नीचे उतरो। वह लड़की डरी सहमी गाड़ी के नीचे उतरी थी, लेकिन रोए जा रही थी। अमित ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो उसकी मां ने दरवाजा खोला। अमित के साथ एक लड़की को देखकर वह भी कुछ हैरान परेशान हुई थी। अमित ने उस लड़की को घर के अंदर जाने के लिए कहा और घर में दाखिल हुआ और अपनी मां से कहने लगा कि मां, इसे अपने कमरे में ले जाओ। ये बेचारी बहुत परेशान है। दो लड़के इसका कत्ल करना चाहते थे। मुझे उन पर शक हो गया, इसलिए मैं इसे यहाँ पर ले आया। यह सुनकर वह लड़की हैरत से अमित को देखने लगी। उसकी मां ने उस लड़की को अपने साथ लेकर उसे अपने कमरे में ले गई। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उसकी मां ने उस लड़की से कुछ भी नहीं पूछा। बस उसे खाने पीने का पूछने लगी। फिर उस लड़की को खाना खिलाया और आराम करने का कहकर बाहर आ गई। अमित अभी तक भूखा बैठा था। उसकी मां कहने लगी कि कौन है यह लड़की? वह कहने लगा, मां, ये सब बातें छोड़ो, पहले मुझे कुछ खाने को दे दो। ये सुनकर उसकी मां ने उसे नजरें चुराई थीं। कहने लगी, बस 2 रोटियां ही तुम्हारे लिए पड़ी थीं। राशन सारा खत्म हो चुका था और वह तो मैंने उस लड़की को खिला दी। ये सुनकर अमित ने अपनी मां के हाथ पर हाथ रखा और कहने लगा, आपने अच्छा किया मां। वह बेचारी पहले ही डरी सहमी थी। उसे इस वक्त आपकी जरूरत थी। उसकी मां कहने लगी, तुम क्या खाओगे? यह सुनकर अमित उठा और सामने पड़े मटके में से 2-3 गिलास पानी के पिए और कहने लगा कि बस मेरा पेट तो इसी से भर गया है। दूसरे दिन जब अमित रात को वापस लौटा तो अपनी माँ से पूछने लगा कि आपने पूछा उस लड़की से कि वह कौन है? उसकी माँ कहने लगी, वह एक सीधी सादी लड़की है, शरीफ लड़की है, लेकिन किसी हादसे ने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अमित की माँ ने बताया कि इस लड़की का नाम प्रिया है और जो 2 लड़के टैक्सी में प्रिया के बराबर बैठे थे वह इसके सगे भाई थे। प्रिया का कहना था कि वह जिस गांव में रहती थी वहां की सबसे खूबसूरत लड़की यही थी। उस गांव की लड़कियां नहर से पानी भरकर अपने घर ले जाती थीं। एक बार प्रिया अपनी सहेलियों के साथ नहर से पानी भरकर वापस लौट रही थी कि रास्ते में उसे एक मुसाफिर मिला जो उसे एक जगह का पता पूछने लगा। प्रिया उसे पता बताने लगी तो लड़कियां उसे हैरत से देखने लगीं, क्योंकि उनके गांव में अजनबी लोगों के साथ बात करने की अनुमति नहीं थी। प्रिया ने तो एक पुण्य का काम किया था, एक भटके हुए मुसाफिर को रास्ता ही बताया था। लेकिन उनमें से जो लड़कियां प्रिया की सुंदरता से जला करती थीं, उन्होंने गांव में उल्टी सीधी बातें फैलाना शुरू कर दी कि प्रिया का किसी लड़के के साथ चक्कर है और वह उससे मुलाकात करती है। ये बात जब प्रिया के भाइयों तक पहुंची तो उनके आत्मसम्मान पर बात थी। उन्होंने प्रिया को चिल्लाते हुए बुलाया और पूछने लगे कि क्या तुमने उस दिन किसी अजनबी से बात की थी? प्रिया को याद आने लगा कि एक भटका हुआ मुसाफिर था जिसे उसने रास्ता बताया था। प्रिया ने अभी पूरी बात भी नहीं बताई थी कि बस यही कहा था कि हाँ भाई, वह नौजवान मुझसे बात अभी तक यहीं तक हुई थी कि प्रिया के भाई ने खींचकर एक थप्पड़ प्रिया के मुंह पर दे मारा। कहने लगा, बस तूने हमें पूरे गांव में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। हम तुम्हारा आत्मसम्मान के नाम पर कत्ल कर देंगे। यह सुना था कि प्रिया रोने पीटने लगी। कहने लगी, मेरी पूरी बात तो सुन लो भाई।
मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन प्रिया की बात किसी ने नहीं सुनी और उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। वह रोती रही, चिल्लाती रही, यहाँ तक कि अपनी माँ से बात भी करना चाहती थी। मगर उसके भाइयों ने साफ-साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर किसी ने भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की या किसी भी तरह का रिश्ता रखने की कोशिश की, तो हम इसे यहीं पूरे गाँव के सामने लोगों के लिए एक सबक का निशान बना देंगे। 2 दिन तक प्रिया इस कमरे में बंद रही। किसी ने उसे कमरे से नहीं निकाला था। आखिर 2 दिन बाद जब उसके पिताजी शहर से वापस लौटे, तो हमेशा की तरह सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी प्रिया को आवाज़ दी थी। प्रिया के पिताजी उस गाँव के सरपंच थे। बड़े ही अच्छे और सज्जन इंसान थे। जब शहर से वापस आकर उन्होंने अपनी लाडली बेटी का नाम लिया, तो प्रिया के दोनों भाई गुस्से से सामने आ गए। पिताजी को श्वास भी नहीं लेने दिया था कि गुस्से से अपनी बहन की सारी कार्य स्थानीय अपने बाप को सुनाने लगे। प्रिया के बाप ने यह सुना तो नहीं। वे सर हिलाकर कहने लगे कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं नहीं मानता कि मेरी प्रिया ऐसा कर सकती है। यकीनन तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी। मगर प्रिया के दोनों भाई चिल्ला-चिल्ला कर अपनी बहन के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा रहे थे। ये सब कुछ प्रिया के पिताजी बर्दाश्त ना कर सके और वहीं गिर गए। प्रिया की माँ उस पल चीखी जब प्रिया के पिताजी जमीन पर गिरे थे। प्रिया जो कमरे में कैद थी, बाहर से आ रही शोर की आवाज रोते हुए सुन रही थी। जब उसने अपनी माँ की चीख सुनी, तो उसे खतरा महसूस होने लगा। वह रोते हुए माँ को पुकारने लगी, कहने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ एक झूठ है, बनी बनाई साजिश है। उसके बाप को हार्ट अटैक आया था। वह लोग शहर के बड़े अस्पताल में प्रिया के पिता को ले गए, जहां उन्हें एडमिट कर लिया गया था। यह बात भी प्रिया के हिस्से में ही आई कि उसकी वजह से ही उसके पिता की यह हालत हुई है। उसके दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया कि अब बस वह अपनी बहन को छोड़ेंगे नहीं। अभी उसे वीरान से इलाके में ले जाकर कत्ल करके वहीं पर उसको दफना देंगे। मगर ऐन वक्त पर यह अमित ही था जिसने बचा लिया था। ये सारी बात अमित को जब उसकी माँ ने बताई, तो अमित हैरत से आंखें खोल अपनी माँ की बात सुनता रह गया, सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी की बिना। पर कैसे इस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। प्रिया का कहना था कि अमित ही था जिसे भगवान ने मेरी मदद के लिए भेजा था। अगर ऐन वक्त पर अमित ना आता तो शायद आज मैं भी जिंदा ना होती। मेरे भाई कत्ल करके मुझे मारकर कहीं गाड़ चुके होते। अमित ने गहरी सांस लेकर भगवान का धन्यवाद दिया कि शुक्र है कि उसने उस वक्त गाड़ी रोक ली। वह लड़की अब उनके घर पर ही रहने लगी थी। अमित की माँ तो उस लड़की को अपनी बेटी जैसा प्यार देने लगी। उससे सुख दुख की बातें करती, अपने बारे में बताती। कुछ दिन में वह लड़की उनके साथ घुल मिल चुकी थी। मगर जब भी रात को अमित घर आता, तो एक कमरे में कैद होकर रह जाता। वह सोती भी अमित की माँ के कमरे में ही थी, जो एक ही घर में इस तरह रहना ठीक नहीं था। इसलिए प्रिया के स्वभाव को देखते हुए अमित की माँ ने एक दिन अमित को अपने पास बुलाया और फिर कहने लगी कि देखो अमित बेटा, शादी की उम्र तो तुम्हारी भी हो चुकी है और यह लड़की भी बड़े ही अच्छे स्वभाव की है और प्यारी है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी प्रिया से कर दूं। तुम्हारे लिए इससे बेहतर कोई लड़की हो ही नहीं सकती। अमित ने आज से पहले अपनी माँ की कोई बात नहीं टाली थी और ना ही वह अब टालने वाला था। कुछ दिन बाद सादगी से अमित और प्रिया की शादी कर दी गई और यूं जिंदगी ने करवट बदली और वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अमित और प्रिया दोनों ही एक दूसरे के लिए अच्छे साबित हुए थे। वहीं प्रिया ने पूरे घर की जिम्मेदारी खुद उठा ली और अपनी सास की खूब सेवा करती, जबकि अमित भी कामकाज से थका हुआ आता तो सीधा अपनी माँ के पास जाता और उनके हाथों को चूमता। इस पर प्रिया भी पानी का गिलास और खाना लिए अमित के पास आ जाती। तीनों मिलकर खाना खाते। वे पूरे दिन की बातें बैठकर करते। ऐसे ही वक्त आगे गुजरता गया। अमित और प्रिया को भगवान ने एक बेटा और एक बेटी भी दे दिए थे। शादी को 7 साल गुजर चुके थे। 7 साल के इस अरसे में दोनों में कभी लड़ाई नहीं हुई थी और ना ही कभी अमित ने प्रिया के पास्ट को कुरेदने की कोशिश की थी। एक दिन अमित काम से वापस आया तो काफी थका हुआ था। उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए खाना खाने के बाद सो गया। आधी रात को उसकी आंख प्रिया की सिसकियों से खुली थी। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। देखा तो प्रिया बैठी हुई सिसक सिसक कर रो रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अमित परेशान हो गया। प्रिया से पूछने लगा कि क्या वजह है, तुम इतना क्यों रो रही हो। प्रिया ने रोते हुए पहले तो नहीं में सर हिला दिया,
फिर कहने लगी कि मुझे अपनी माँ और पिताजी की याद आ रही है। कितने साल हो गए, मैंने उन्हें देखा नहीं। काश मेरे भाई मेरे साथ ये सब कुछ ना करते तो आज शायद मैं अपने पिताजी और माँ से इस तरह दूर ना होती। प्रिया की बातें सुनकर अमित सोच में पड़ गया था। वाकई माँ बाप की कमी तो सभी को महसूस होती है। 7 साल से प्रिया अपने माँ बाप से दूर थी। कुछ सोचते हुए अमित ने प्रिया को दिलासा दिया और फिर यह वादा किया कि मैं तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे माँ बाप से जरूर करवाऊंगा। तुम बेफिक्र हो जाओ और अभी सो जाओ। पति की बात सुनकर उस वक्त तो प्रिया सो गई। अगले दिन अमित काम पर नहीं गया था, बल्कि काम की जगह वह उस गांव की तरफ चला गया जहां पर प्रिया रहा करती थी और उसके पिता उस गांव के सरपंच थे। अमित उस गांव में पहुंचा तो कुछ ही आगे जाने पर उस गांव में एक पंचायत लगी हुई दिखाई दी थी, जहां पर कई लोग बैठे थे और सामने ही सरपंच बैठे किसी टॉपिक पर बात कर रहे थे। बड़ा ही अच्छा माहौल था। अमित भी वहां गया और जाकर उन लोगों के बीच बैठ गया कि तभी वहीं दो लड़के अपने बाप के पास आकर खड़े हो गए, जो कि आज से 7 साल पहले अमित की गाड़ी में आकर बैठे थे। शायद यह दोनों ही प्रिया के भाई थे, मगर यहाँ पर बैठे सरपंचों में से प्रिया का बाप कौन सा था, यह अमित नहीं जानता था कि तभी वह दोनों लड़के जाकर एक इंसान के दाएं और बाएं तरफ खड़े हो गए और उनसे धीरे धीरे बात करने लगे। प्रिया के पिताजी को कि इस तरह अमित पहचान चुका था, वह काफी कमजोर और बेचैन से लग रहे थे। उनकी आंखों में एक फीकापन था, जैसे कोई कीमती चीज उनकी खो गई हो। उनकी हालत देखकर सच में अमित को उन पर तरस आया था। जरूर, यह प्रिया की वजह से ही उनकी हालत हुई होगी। तभी प्रिया के बाप की नजर अमित पर पड़ी तो उन्होंने हाथ उठाकर अमित को अपने पास बुलाना चाहा। अमित पहले तो घबरा गया, क्योंकि अगर वह उठकर आगे जाता तो जरूर वे दोनों लड़के उसे पहचान लेते और फिर उसके साथ कुछ भी हो सकता था। आगे आने से पहले अमित ने कहा कि सरपंच जी, मैं आपसे अपनी जान की गारंटी चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपके इस गांव में रहते हुए मेरी जान को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। यह सुनकर प्रिया के पिताजी कहने लगे कि हम इस गांव के सरपंच हैं। हमारे होते हुए हमारे मेहमान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम आओ और बताओ यहाँ किस काम से आए हो। अमित उठा और जाकर सरपंच के सामने बैठ गया। वह दोनों लड़के घूर घूर कर अमित को देख रहे थे। 7 सालों में थोड़े बहुत चेहरे बदले थे, मगर जल्द ही वे दोनों पहचान गए। प्रिया के दोनों भाई फौरन आगे बढ़कर अपने बाप को बताने ही लगे थे कि तभी बाप ने उन्हें चुप करवा दिया और अमित से कहने लगे कि बताओ, तुम यहाँ किस लिए आए हो? कौन हो तुम? यह सुनकर अमित ने एक नजर लोगों पर डाली और फिर कहने लगा कि यहाँ बात करना ठीक नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ कि अकेले में आपसे कुछ बात करूं। कुछ ही देर बाद पंचायत खत्म कर दी गई और प्रिया के पिता अमित को लेकर अपने घर चले आए और उसे एक कमरे में बिठाया गया और फिर सवाल किया कि बताओ, लड़के क्या चाहते हो? उस कमरे में अमित और प्रिया के पिताजी अकेले थे। अमित ने गहरी सांस ली और फिर शुरू से लेकर आखिरी तक सब कुछ बताने लगा कि कैसे एक रात को दो लड़के उसे मिले। वह फला दिन था, फला तारीख थी, और फिर कैसे उसने एक लड़की की जान बचाई। बाद में उस लड़की ने बताया कि उस पर इस तरह की इल्जाम लगाए गए थे। ये सब कुछ सुनकर एक पल को प्रिया के पिता कांपे थे, कुछ सोच में पड़ गए। उन्हें तो शायद अपनी बेटी याद आ गई थी। वह कुछ कहना चाहते थे, मगर कह नहीं पा रहे थे। जब अमित ने कहा कि आप जानते हैं वह लड़की कौन थी? वह लड़की आपकी बेटी थी, प्रिया ठाकुर, जो कि मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर इज्जत की जिंदगी गुजार रही है। ये सब सुना था कि प्रिया के पिता ने तड़फ कर अमित की तरफ देखा। कहने लगे, क्या मतलब मेरी बेटी जिंदा है? वह तुम्हारे पास है, मगर मेरे लड़कों ने तो मुझे यही बताया था कि वह जिसे पसंद करती थी उसी के साथ रातों रात भाग गई है। मुझे तो मेरे बेटे ये बताते रहे थे कि मुझे हार्ट अटैक आया और वह लोग मुझे अस्पताल लेकर चले गए और पीछे से मौके का फायदा उठाते हुए प्रिया घर से अपने आशिक के साथ भाग गई। मैं तो यह सोच सोचकर परेशान होता रहा कि न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। क्या मेरी मोहब्बत की यह अहमियत थी? उसकी नजर में मैं तो रोज पूजा पाठ के बाद अपनी बेटी के लिए उसकी खुशियां मांगता रहा और मेरी बेटी मुझे इस हालत में छोड़कर चली गई थी। अमित ने उनके सारे गिले शिकवे धो दिए थे और फिर सबसे आखिरी में यही कहा कि क्यों लोगों की बातों में आकर भला आप कैसे अपनी बेटी पर शक कर सकते हैं? मैं, जो कि आपकी बेटी को जानता नहीं था, जब उसकी यह हालत देखी तो भगवान के लिए उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया।
उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि मेरी माँ उससे प्रभावित हुई और उन्होंने मेरी शादी करवा दी। और पिछले 7 सालों में मैंने आपकी बेटी में ऐसी कोई कमी नहीं देखी। वह सीधी-सादी है और अच्छी लड़की है। मुझे गर्व है कि मुझे प्रिया जैसी लड़की मिली, जो भले ही आप जैसे सरपंच और अमीर घर की लड़की थी, मगर मेरे साथ इन 7 सालों में उसने बिल्कुल वैसी ही जिंदगी गुजारी, जैसे कि मैं गुजारता आया हूँ। यह सुनकर प्रिया के पिता फूट-फूट कर रोने लगे। उन्होंने अमित का धन्यवाद किया कि उसने उनकी बेटी को संभाल कर रखा, मगर इसी के साथ उन्हें अपने दोनों बेटों पर गुस्सा आया था। उन्होंने उसी वक्त अपने दोनों बेटों को बुलाया और उन्हें गुस्से से अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। कहने लगे कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी पर यह आफत आई। तुम लोगों को यह हक किसने दिया था कि मेरी बेटी की जिंदगी के फैसले करो? और यह तो भगवान की तरफ से भेजा हुआ अमित था। अगर मेरी बेटी किसी और के हाथ लग जाती, या फिर उस रात यह ना आता, तो शायद आज मैं अपनी बेटी से कभी दोबारा मिल ही नहीं पाता। उसे गलत ही समझता रहता। उस रात अमित घर गया तो हमेशा की तरह प्रिया पानी का गिलास लेकर आई, मगर सामने का दृश्य देखकर गिलास छूटकर उसके हाथ से गिर गया था। उसके सामने उसके पिताजी खड़े थे और साथ ही में अमित खड़ा था। पिताजी को सामने पाकर प्रिया को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। कंपाती चलती हुई अपने पिताजी के पास गई, उन्हें छुआ और उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कई सालों का गुब्बार जो था, आंखों के रास्ते निकल रहा था, मगर अब सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी थीं। एक बार फिर प्रिया शुक्रिया भरी नजरों से अमित को देखने लगी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑन एल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।